oxidation of alcohols. What's the meaning of oxidation of alcohols? What are the reagents by means of this it can be caused? And what is meant by the controlled oxidation and uncontrolled oxidation? Then given any question to you, whether in any exam, inshallah you will be able to do that. So let's begin with oxidation of alcohols. Now see, we already know that we have already discussed the reduction. And in reduction we know that a substance, a carbonyl group gets reduced by the addition of hydrogen, in which one of the hydrogen, you know that one comes from the lithium aluminum hydride and another comes from the water. Similarly, in case of sodium borohydride, the same thing happens. Now one thing is there, we say a reduction is actually addition of hydrogen, but we define oxidation reverse as the reduction. We say it's simply removal of hydrogen. Let's take an example that how we can actually we can say that actually a molecule has undergone the phenomena of oxidation. For that I will take a simple alcohol of the type. Let us suppose I have a molecule of this type. If I have a molecule of this type and placing hydrogens here, it becomes ethanol. It's also called as the drinking alcohol. Now today we will discuss the impacts of this also, what it actually causes, what are the different enzymes and all that. I will be also discussing this in detail. तो यहां पे देखिए क्या होता है, अगर आपका ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से निकलता है, इस वाले हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन यानी अल्फा कार्बन को जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा, जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अटैच्ड होगा, अगर ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है, यानी अगर हम यहां से -H2 लिखेंगे, तो आपको जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे एक और अल्फा हाइड्रोजन है, एक और पॉसिबिलिटी यह है कि यहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके वहां से हम नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं और वो नेसेंट ऑक्सीजन यहां पे अटैक कर सकता है और विद रिजल्ट आपको CH3 C डबल बॉन्ड O OH बन सकता है, यानी आपको एसिटिक एसिड मिल सकता है। यानी हमारे पास अल्कोहल था, पहले ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद एसिटिक एसिड बन गया। पहले वाले स्टेप में हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, दूसरे वाले स्टेप में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो अगर ऐसा होता है, वी से दैट द मॉलिक्यूल इज एक्चुअली गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर अल्कोहल को अल्डिहाइड स्टेट तक लेते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन्स रिमूव करके हम अल्डिहाइड बना सकते हैं या कीटोन बनाएंगे, तो उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं, वी से दिस फिनोमेना एज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। वी से इट्स कॉल्ड एज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूल यहां अल्डिहाइड बना और उसके बाद एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इट्स कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन ये याद रखें, फर्दर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पर एसिड्स में। यहां पे एक और ऑक्सीजन का एडिशन हो सकता है इस बॉन्ड में, OH बॉन्ड में। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे हमें पर एसिड्स ऑब्टेन होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं। इसलिए जब हम ऑक्सीडेशन अल्कोहल्स के करते हैं, चाहे हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से करेंगे या अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मेथड से करेंगे, तो इन दोनों केस में या तो अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन ये याद रखें, अगर आपको अल्डिहाइड ऑब्टेन होता है किसी भी मीडियम में, तो बहुत मुश्किल है ये इजीली कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कि काफी ज्यादा इसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम एक चीज ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ही अल्डिहाइड आपका बना, तो इसको हम डिस्टिलेशन से, क्योंकि इस और इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसको हम इजीली डिस्टिलेट कर सकते हैं, यानी इजीली हम इसको सेपरेट करेंगे। लेकिन अगर ये कुछ टाइम तक रहा, तो कुछ सर्टेन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो कि स्ट्रांग होते हैं वो इसको इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडेशन मेथड्स हैं फॉर द अल्कोहल्स स्पेशली। एक है कि जिसमें हम अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। अगर हमने अल्कोहल्स को, चाहे वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, अगर हमने इनको अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट किया तो इसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, यानी जिससे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हमें पढ़ना है आगे, उसमें ये इंक्लूडेड रहेगा। और दूसरी बात, अगर हमने एक पर्टिकुलर अल्कोहल को अल्डिहाइड या कीटोन बनाया, लेकिन जो ही अल्डिहाइड और कीटोन बनता है उसके बाद ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड या पर एसिड में। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पे इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मेथड। ना देयर आर रिएजेंट्स जिससे हम काज कर सकते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन and uncontrolled, and it also depends upon the temperature, it also depends upon the pH, it depends upon the type of the substrate, it also depends upon the type of the reagent। ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि किस किस मेथड से हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और किस किस मेथड से हम अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। लेट अस हैव द फर्स्ट वन इज that we will try to discuss the uncontrolled oxidation, and then we will try to know what's the cause behind this. So I will be having first uncontrolled oxidation। uncontrolled का मतलब जनाब आपको पता है, uncontrolled का मतलब है कि आपने एक पर्टिकुलर uncontrolled oxidation, और दूसरा हमारे पास है what is called as controlled oxidation। this is controlled oxidation। अब पहली बात याद रखें, हमारे पास कौन कौन सा रिएजेंट है जो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन काज कर सकता है। पहला हमारे पास रिएजेंट है जिसको हम बोलते हैं KMnO4, यूज्ड इन H2SO4, यानी एसिडिक कंडीशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं या बेसिक कंडीशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने अल्कोहल पे, एक पर्टिकुलर अल्कोहल पे KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या अल्कलाइन मीडियम या इवन न्यूट्रल मीडियम में भी यूज किया तो ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेगा, यानी एक पर्टिकुलर अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक और रिएजेंट है जिसका नाम है what is called as K2Cr2O7, that is placed in H2SO4, यानी एसिडिक कंडीशंस में अगर हमने यूज किया तो this is also uncontrolled oxidation in acidic conditions, this also causes uncontrolled oxidation। एक और हमारे पास है that's called as HNO3। HNO3 will act as an acid as well as oxidizing agent, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी एज इफ इट हैज लॉस्ट इट्स 5 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए जरूरी बनता है कि इसको गेन करना चाहिए। गेन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड एज रिडक्शन, बट इट कैन एक्ट एज व्हाट एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली इफ यू हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम हियर, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखोगे तो इट्स +6 हेयर। इसी तरह अगर आप यहां पे देखोगे तो इट्स +7 हेयर। तो अगर आप यहां पे देखोगे, चाहे हमारे पास मेटल या नॉन मेटल है, जो मेटल या नॉन मेटल अगर ये हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ऑल द 3 रिएजेंट्स they cause uncontrolled oxidation, and we will also discuss that what's the reason to have the uncontrolled oxidation reaction, ये क्यों cause करते हैं। तो तीनों reagents they will be causing uncontrolled oxidation। one is called as controlled oxidation, and controlled oxidation can be carried by following reagents। reagent number first is, if you have the reagent like this,
This is called as dipyridine chromate. This is called as dipyridine, and it is also called as Colon's reagent. This is called as Colon's reagent. The next one is, if you use pyridine, and you use HCl and you use CrO3 in CH2Cl2 dichloromethane, तो इट्स कॉल्ड एज पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट. पायरिडियम इसलिए क्योंकि ये H पॉजिटिव जो है इसको प्रोटोनेट करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर को, उसके बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देन Cl will remain with attached to it, and this is called as pyridium chlorochromate, and it's also called as PCC. And PCC is called as Sarth reagent. It's called as Sarth reagent. This is called as Sarth reagent. Another one is pyridium. Yet again I will make the pyridium. This is called as pyridium. When H positive protonates it, it's called as pyridium. Nitrogen is having positive charge, and then this remains 2 times attached with Cr2O7 minus 2. So this is called as PDC. Yet again the solvent is an organic compound which can be used. So actually we have another type, so I will also discuss. The first one is called as dipyridine chromate. Dipyridine chromate is also called as Colon's reagent, and the solvent for this is, you can use any organic compound like we have CH2Cl2. The next one is, that's called as, if you use pyridine, HCl and CrO3, this is called as PCC, that's pyridium chlorochromate. Another is pyridium dichromate. That means if you use pyridium, that means you have a pyridium and 2 of its molecules are attached with Cr2O7 minus 2. So they all are actually used, we are using actually what we say as an organic solvent, and they all cause as controlled oxidation. Further, there are also other reagents, like we have the another reagent is, by means of which we can cause the controlled oxidation. The another reagent is, if we use dimethyl sulfoxide, DMSO, like we have CH3 here, and we are using with this NaHCO3, this also causes controlled oxidation. This is also causing controlled oxidation. Another reagent we have MnO2. If you use manganese dioxide, okay, with any of the organic solvent, this also causes controlled oxidation. Similarly, if we have CaN, that's called as ceric ammonium nitrate, CaN, this is also controlled oxidation. This also causes controlled oxidation. And further we have another reagent. We can use CrO3, we can use H2SO4, and we can use water. This is called as aqueous chromic acid. By the mixture, chromic acid is formed, and this is named as, the reagent is called as Jones reagent. This reagent is called as Jones reagent. So controlled oxidation of alcohols can be caused by following reagents, but this one is a bit different. I will explain it. There are actually this is more vigorous as compared to the others. This Jones reagent. So we have the following reagents which can cause controlled oxidation. Number one is Colon's reagent, which is called as what? Shabash, dipyridine chromate. Another is called as, if you take the mixture of the pyridine and HCl and CrO3 used as an organic solvent, this is called as Sarth reagent. Another is called as PDC, that's pyridium dichromate. Another is called as DMSO in NaOH. Another is called as MnO2. Another is called as CaN, that's ceric ammonium nitrate. And another is called as CrO3, H2SO4 and H2O, that's called as the Jones reagent. All these reagents are actually causing controlled oxidation, and they are converting alcohols to aldehydes,
ठीक है, they are causing them to the what we say as aldehyde state only. And what's the reason? We will try to find out. First we have the uncontrolled oxidation of alcohols, then we will have the controlled oxidation of alcohols. इसके बगैर कुछ और भी reagents हैं, जैसे कि oxidation of alcohols by using copper, that's also controlled oxidation. There is one more that's called as Ag2O, that's also controlled oxidation. लेकिन हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, why the certain substances are behaving as uncontrolled oxidation, why certain are behaving as controlled oxidation, depending upon the type of the substrate and all that. Let us discuss first uncontrolled oxidation of alcohols. So we have the first one, that is uncontrolled oxidation of alcohols. So what's meant by uncontrolled oxidation? ये देख लीजिए. अगर आपने ऐसा किया, लेट्स सपोज वी हैव फर्स्ट अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये देख लीजिए. अगर मान लीजिए आपके पास एक अल्कोहल है, लेट अस सपोज आई विल टेक द प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट. वी हैव एन अल्कोहल ऑफ दिस टाइप. और इसको आपने ऐड किया, यू आर एडिंग दिस अल्कोहल एज KMnO4 in H2SO4. आपने ये इसको यूज किया. आपको पता होना चाहिए कि जब हम KMnO4 H2SO4 को आपस में मिलाएंगे तो यहां से रिएक्शन होती है जिसमें कि बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 plus there is a formation of water and plus 5 moles of the nascent oxygen are actually liberated out. अब अगर आप इसको देखोगे तो there is +7 oxidation state, और अगर आप यहां पे देखोगे तो it's +2 oxidation state, so there is a change of 5, so there are 5 moles of the nascent oxygen which are actually generated. अब ऐसा करने से जब नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होता है तो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होने की वजह से ये जो अल्फा कार्बन CH बॉन्ड्स होते हैं इस पे इंसर्शन होता है. They get inserted on the CH bond, and when they get inserted in the CH bond, what results as is inside water, especially if you have an aqueous medium, especially अगर आपने H2SO4 aqueous medium में डाल दिया है तो आपको जनाब ऐसा मिलेगा OH और यहां पे OH और यहां पे H. अब उसके बाद देखिए क्या है, जब एक मॉलिक्यूल में OH OH के दो बॉन्ड्स होंगे यानी एक ही कार्बन पे होंगे तो OH का एम्फोटेरिक कैरेक्टर होने की वजह से एसिड बेस रिएक्शन होती है, और उस एसिड बेस रिएक्शन की वजह से यहां पे वाटर रिमूव करता है और यहां पे वाटर रिमूव हो जाएगा. और वाटर रिमूव होने के बाद आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड OH. अब उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद अगर आप रियल सेंस में देखोगे तो हमारे पास अल्डिहाइड्स बनते हैं. अल्डिहाइड्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन स्पेशली एक्वस मीडियम, जहां जहां पे आप एक्वस मीडियम का यूज करेंगे यानी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि ये अल्डिहाइड जो है ये असल में डाइहाइड्रेट बनाता है, यानी इस पे अटैक ऑफ वाटर होता है और वो डाइहाइड्रेट फिर से ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है. तो मैं उस चीज को सिंपली ऐसे भी दिखा सकता हूं, यहां पे ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन यहां पे अटैक करेगा और आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH बनेगा, यानी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा. सो यू आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ product, and this is what is called as uncontrolled oxidation. But try to understand this is that what happens, this mainly the reaction proceeds to the carboxylic acid state when there is what is called as we say dihydrate formation in case of aldehydes in presence of the aqueous medium. Then these aldehydes are easily getting converted into carboxylic acids, and such a reaction is called as uncontrolled oxidation reaction, which occurs if you use KMnO4 H2SO4, if you use KMnO4 in alkaline medium, if you use KMnO4 in the neutral medium. In all the cases you are getting carboxylic acids as a products, and hence we say it's uncontrolled oxidation of alcohols. The next important point is that if you have, let us suppose, if you have a ketone, sorry,
The next important point is that if you have, let us suppose, secondary alcohol. Now if you have a secondary alcohol of the type CH3, यहां से भी इसको CH3 और यहां से आपको H अगर मान लीजिए है, अगर आपने इसको ट्रीट किया KMnO4 के साथ, now if you are treating this KMnO4 in presence of H2SO4, the same thing happens. What happens is there are 5 nascent oxygens, which are 5 moles of the nascent oxygens which are generated, and because of that this attacks here on this bond, oxygen gets inserted and you are getting actually the dihydrate of the type CH3C OH आपको मिलता है और यहाँ पे आपको CH3 मिलता है। उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन होके यहाँ से वाटर रिमूव करेगा और उसके बाद आपको प्रोडक्ट जो है यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O CH3 यानी आपको कीटोन मिलेगा, प्लस यू आर गेटिंग वाटर फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज डिफिकल्ट टू कैरी बिकॉज यू हैव एट दैट टाइम यू हैव insert this oxygen in CC bond, so which is very difficult. So what happens is aldehydes obtained are getting easily converted into carboxylic acids, but the ketones are different oxidized. लेकिन यहां से इनको एक फिनोमेना हो सकता है which is called as keto-enol tautomerism, और उस keto-enol tautomerism से यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है और डबल बॉन्ड को भी ये ऑक्सीडाइज करते हैं। जो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट्स होते हैं, they can oxidize the molecule if it's containing double bond and triple bond as well. So this molecule can undergo keto-enol tautomerism and with the result there occurs actually the enol form. Enol form की वजह से फिर further oxidation होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। Now the next one is that if you use tertiary alcohol, अगर आपने tertiary alcohol यूज किया, तो जब आप टर्शरी अल्कोहल यूज करेंगे तो पहली बात यह है कि यहां पे ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उसका रीजन यह है कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो अल्फा कार्बन है, इस पे एटलीस्ट देयर शुड बी 1 अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू इट। अब यहां पे अगर आपने KMnO4 यूज किया, इफ यू आर यूजिंग KMnO4 एंड H2SO4, नाउ व्हाट कैन हैपन इज H2SO4 टर्शरी की जो सबसे फेवरेट रिएक्शन है वो एलिमिनेशन है, उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि CH3 CCH3 CH2H और यहां पे OH है, तो एक तरह की बीटा एलिमिनेशन हो सकती है जहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां पे पॉसिबिलिटी जनाब ऐसे हैं, तो अल्कीन बन सकता है और अल्कीन बनने के बाद आपको CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन सकता है और उसके बाद जो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो CC डबल बॉन्ड है इसको भी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो इसका मतलब है कि फर्दर ऑक्सीडेशन आपको यहां से यहां ऐसे हो सकती है, ठीक है, जिसमें कि एक साइड से कीटोन बन सकता है और दूसरे साइड से अल्डिहाइड बन सकता है। अल्डिहाइड को आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हो, इवन अगर बहुत ज्यादा विग्रस कंडीशन एट हायर टेंपरेचर कर सकते हो तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो हमने ये देखा कि अगर आपके मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में ऐसा होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दे आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड एंड लाइसिस, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन जिसको हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोलते हैं, वो होता है और उसके बाद हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह से टर्शरी जो है ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हमने मान लीजिए यूज किया K2Cr2O7, अगर हमने ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए यूज किया, मान लीजिए मैंने यहां पे यूज किया CH3 COH H और H और मैंने यूज किया यहां पे K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। पहले हम यहां पे देखते हैं कि होगा क्या जब आप K2Cr2O7 जो कि एक ऑरेंज रेड कॉम्प्लेक्स है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज करेंगे, तो आपको यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा K2SO4 आपको मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा और आपको Cr2
SO4 होल थ्राइस मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर जो हो रहा है वो दैट्स गेटिंग चेंज फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज द +6 to +3। तो उसकी वजह से यहां पे 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएंगे और वो 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन यहां पे अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद जो है पहले स्टेज में आपको अल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन दूसरे स्टेज में ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपको जनाब यहां पे कीटोन बन सक या क्या बोलते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। सो दिस विल बी रिमूव्ड एज, सो यू विल बी गेटिंग प्रोडक्ट एज CH3C double bond OH and further it will get reduced to carboxylic acids। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे इस टेक्निक को यूज किया गया है एज अ ब्रेथ एनालिसिस। अगर आप ब्रेथ एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज में यूज करते हैं। उसमें देखिए क्या होता है, हमारे पास जो ब्रेथ एनालिसिस होती है, अगर कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंट होता है बाहर के मुल्कों में, तो अगर ये ड्रिंकिंग अल्कोहल से होता है, यानी अगर ये अल्कोहल की वजह से होता है, तो तब उनको जो पनिशमेंट मिलता है यानी सजा जो मिलती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप कॉन्शियस होके किसी चीज को मान लीजिए वहां पे एक्सीडेंट करते हो तो उसकी सजा बाहर जो है वो डिफरेंट है। तो अब होता यहां ये है कि मान लीजिए अगर किसी एक जगह पे एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली ट्रैफिक पुलिस वाले जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज में रन करते हैं और उसके बाद उनके पास एक मीटर होता है, उस मीटर में उन्होंने डाला होता है K2Cr2O7 H2SO4। अब वहां पे जो बंदा होता है जिसने एक्सीडेंट किया होता है तो उसको वो बोलते हैं कि आप एक्सेल कीजिए। एक्सेल करने के बाद अगर उसने अल्कोहल लिया होगा तो अल्कोहल जो है ये ऑक्सीडाइज होके फाइनली कहां पे पहुंचेगा, यहां पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अब अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जो है ये रिड्यूस होके Cr2+3 बनाता है जो कि ग्रीन कलर होता है। और उस ग्रीन कलर होने की वजह से आपको पता चलता है कि द पर्सन हैज एक्चुअली इसने अल्कोहल लिया था, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। फर्दर उसके बाद जो पनिशमेंट लगता है वो उसके क्वांटिटी पे भी लगता है, यानी उसने कितनी क्वांटिटी ली होगी, जिसको हम कलर चेंज से मेजर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ द कलर जो है दैट डायरेक्टली गिव्स यू द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन। तो उसकी वजह से फिर डिफरेंट जो आपको सजा मिलती है अगर आपने कम पिया है उससे ज्यादा पिया है। तो ये है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रेथ एनालिसिस टेक्निक एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अल्कोहल्स व्हिच कैन बी डन बाय यूजिंग K2Cr2O7 in presence of H2SO4। I'll give the actual reason जिससे आपको पता चलेगा कि कहां पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो सकती है और कहां पे अनकंट्रोल्ड। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि व्हाट हैपेंस इन दिस केस। मैंने आपको बाद में बोला कि जोन्स रिएजेंट। अब अगर आप रियलिटी में देखोगे तो जोन्स रिएजेंट जो है, अगर एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है, CC डबल बॉन्ड होता है, तो वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल में हमारे पास अगर मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो जोन्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेज तक भी कन्वर्ट कर सकता है। अब ऐसा क्या है कि एक रिएजेंट, पर्टिकुलर रिएजेंट जो है वो एक अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेज तक, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए हमने ऐसा लिया, अगर हमने लेट अस सपोज COH HH ये हमारे पास है, तो अगर आपने हमारे पास अगर आपने मान लीजिए CrO3 प्लस H2SO4 प्लस अगर आपने वाटर लिया, एक्वस सॉल्यूशन थोड़ा बहुत अगर आपने इसमें वाटर डाल दिया, तो होता यह है कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो है, ये तीनों रिएजेंट्स कंबाइन होकर एक एक्टिव सॉल्ट बनाते हैं जिसका नाम है क्रोमिक एसिड, जो कि बिल्कुल होता है सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा। तो यहां पे क्रोमिक एसिड बनता है। क्रोमियम के साल्ट जो होते हैं ना मैक्सिमम, वो क्रोमिक एसिड्स बना के ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स के। लेकिन मैं आपको समझाऊं कि बेसिकली क्या है रीजन कि कहां पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि जब एक अल्कोहल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। मैंने आपको बोला है कि तब अल्कोहल्स विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड व्हेनेवर दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल देयर OH बॉन्ड ब्रेक्स एंड H positive is released. So what happens is this
is reacting with this, and with the result you are getting actually the chromate ester जो है आपको मिलेगा, आपको CH3 CHH और यहां पे H और यहां पे आपको O Cr डबल बॉन्ड O एंड देन इट्स OH। अब उसकी वजह से देखिए क्या होता है हमारे पास, अगर आप यहां पे देखोगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहां पे देखोगे -2 हो गया, +2 और यहां से +6 हो गया। तो +6 होने की वजह से यहां पे ये जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी ड्रिफ्टेड, एंड विद द रिजल्ट इस ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। और इमीडिएटली क्या होता है कि अगर आपने बेस यूज की, मान लीजिए आपने वाटर यूज किया या पायरिडीन यूज की, तो वही H पॉजिटिव को रिमूव करती है और उसकी वजह से आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा CH3, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव यहां पे जाएगा और बॉन्ड जो है यहां पे टूटेगा, और विद द रिजल्ट क्या होता है यहां पे आपको जो प्रोडक्ट है वो ऐसे मिलेगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहां पे H जो है H3O पॉजिटिव इसके साथ मिलेगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फिर यहां से कंजुगेट करके ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब है यहां पे डबल बॉन्ड H मिलेगा और उसके बाद यहां पे जो है Cr जो हमारे पास है O3H यहां पे नेगेटिव बनता है एंड प्लस H3O पॉजिटिव बनता है। आप यहां पे देख लीजिए ये जो हमारे पास अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड अगर आप वाटर में डालेंगे तो वाटर में ये रिएक्ट करेगा, यानी यहां पे रिएक्शन हो सकती है वाटर के साथ, यहां पे अटैक होगा। वाटर के साथ अटैक करने के बाद जब रिएक्शन होती है तो यहां पे डाइहाइड्रेट बनता है, यानी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 COH एंड OH एंड H, यहां पे ये मिलेगा। अब उसके बाद देखिए यहां पे H है, ठीक है। अब यहां पे एक और H है, तो इसका मतलब यह है कि ये फर्दर क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे, यानी यहां पे जो है वाटर निकलेगा या यहां पे वाटर निकलेगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस डाइहाइड्रेट, जो यहां पे जो हमारे पास अल्डिहाइड्स का डाइहाइड्रेट बनता है इसकी ज्यादा टेंडेंसी रहती है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड विद द रिजल्ट वंस इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमिक एसिड, और जब ये ऑक्सीडाइज होके यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, यानी एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, यहां से डबल बॉन्ड आएगा यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यानी इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी वाटर है, यानी अगर आपने वाटर यूज नहीं किया तो डाइहाइड्रेट नहीं बनेगा, अगर डाइहाइड्रेट नहीं बनेगा तो अल्डिहाइड स्टेट तक ही इसका जो है ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर आपने वाटर को यूज किया उस टाइम पे डाइहाइड्रेट बनेगा। डाइहाइड्रेट के पास दो OH ग्रुप्स हैं, दोनों OH ग्रुप्स की टेंडेंसी रहती है क्रोमिक एसिड के साथ एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्ट करेंगे और उसकी वजह से जो स्टेप्स हैं वो रिपीट हो जाएंगे, यानी यहां से H और यहां से H निकाल के आप यहां पे डबल बॉन्ड लाएंगे, यानी इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसका मतलब सिंपल सेंस में यह है कि अगर आपको डाइहाइड्रेट फॉर्मेशन को यानी बनाना नहीं है तो आप वाटर यूज मत कीजिए, और अगर आप वाटर यूज नहीं करेंगे तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है। और यही रीजन मैंने इससे पहले भी बोला था कि अगर आपने कोई भी क्रोमेट का साल्ट लिया, आप वहां पे बेस वाटर यूज नहीं करते, आप यू आर यूजिंग एक्चुअली द पायरिडीन एज अ बेस to abstract this H positive, and with the result only controlled oxidation occurs. So any chromium salt which is used in an organic solvent can cause the controlled oxidation, while as if you are using water and if you are producing aldehyde especially, then uncontrolled oxidation occurs. And that अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है और यहां पे डबल बॉन्ड ठीक है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो अगर आपने PCC को यूज किया, PCC कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेगा, यानी ये डबल बॉन्ड भी ऐसे रहेगा और यहां पे एल्डिहाइड बनेगा। इसका मतलब यह है कि यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 in presence of H2SO4, उस टाइम पे अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगी, और अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है एक तो डबल बॉन्ड O बनेगा और OH यहां पे आएगा, और उसके बाद ये भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। दिस कैन बी ऑल्सो ऑक्सीडाइज, ये डबल बॉन्ड जो है
इसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो सकता है, यानी इसके दोनों साइड जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एडिशन हो सकता है। सो दिस इज व्हाट मेक्स द controlled and uncontrolled oxidation different, in the sense that one is controlled in the sense producing only aldehyde and that to the unsaturated type, while as the another involves the oxidative cleavage and plus carboxylic acid. This is how the different controlled oxidizing agents act. Now if we have a reagent of this type, मान लीजिए अगर मेरे पास बेंजाइलिक अल्कोहल है और बेंजाइलिक अल्कोहल को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो प्रेफरेंशियली जो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट्स द कंट्रोल, आप यूज कीजिए MnO2 को, मैग्नीज डाइऑक्साइड को यूज कीजिए। मैग्नीज डाइऑक्साइड का काम है कि आपके पास जो अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशंस हैं, चाहे वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उनको ये प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज करता है। तो आप यहां से दो हाइड्रोजन निकालिए, एक ये वाला एक ये वाला, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी लाइक दिस, C double bond OH, and that to the controlled product will be formed, that's the benzaldehyde will be formed, minus there is two hydrogens which are removed, two hydrogens which are removed. इसी तरह अगर किसी जगह अलाइलिक होगा, मान लीजिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन इट्स CH2OH, ये अलाइलिक अल्कोहल है, इसको भी अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो आप ऐड कर सकते हैं MnO2। MnO2 जो है वो प्रेफरेंशियली इसको ऑक्सीडाइज करेगा और उसके बाद दो हाइड्रोजन आप यहां से निकालिए, एक हाइड्रोजन इसका और एक इसका, एंड फाइनली जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो वैसे ही रहेगा और उसके बाद यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट। दिस इज हाउ द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं। अनदर वन इज ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग कॉपर। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है और यह आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, और अगर आपने इसको हीट किया अप टू 300 केल्विन्स और इसको पास किया थ्रू कॉपर ट्यूब के, तो यहां पे ये फिर से देखा गया है कि ये और ये हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगा, -H2 यानी ऑक्सीडेशन होगी, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड OH बनेगा, यानी आपको अल्डिहाइड मिलेगा। इसी तरह अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया जिसको आपको ऑक्सीडेशन करनी है, आप इसको पास कीजिए कॉपर ट्यूब के अक्रॉस 300 केल्विन्स में, तो आप जो है यहां से फिर से ऐसे हो जाएगा, तो यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 एंड -H2, दैट्स हाउ इट्स ऑब्टेन्ड। लेकिन हां अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है तो तब थोड़ा डिफरेंट होता है, और ये याद रखिए टर्शरी अल्कोहल्स जो है वो हीट पे हमेशा जो है वो डिहाइड्रेशन उनकी हो जाती है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट फेवरेट रिएक्शन फॉर देम। तो अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है टर्शरी अल्कोहल के केस में 300 केल्विन्स यूजिंग कॉपर ट्यूब जो है, इसको यहां से वाटर बाहर निकलेगा और आपको प्रोडक्ट जो है वो CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O मिलेगा, यानी आपको अल्कीन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमारे पास तीन डिफरेंट अल्कोहल जो है वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। One is actually giving us aldehyde, another is giving us ketone, and the last one is giving us what is called as alkene. So with that we have complete this. Now we will be beginning with the electrophilic substitution reactions of phenol. Electrophilic substitution reactions of phenol.